नमस्कार, नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। मैं कमल नयन चौबे आज के इस कार्यक्रम में आपसे वर्तमान समय में जनसुराज पार्टी की स्थिति पर कुछ बातें करना चाहता हूँ। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो बिहार में पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है और दूसरे चरण के मतदान के चुनाव प्रचार के खत्म होने में 24 घंटे से भी कम का समय रहा है। अब आज की स्थिति में अगर हम प्रशांत किशोर की राजनीतिक स्थिति पर विचार करें तो एक बात तो बिल्कुल साफ तौर पर सामने आती है कि अधिकांश राजनीतिक प्रेक्षक अब यह मान चुके हैं कि प्रशांत किशोर सीधे तौर पर चुनावी लड़ाई में सम्मिलित नहीं है। यानी कि वे कहीं पीछे है इस पूरी लड़ाई में। महागठबंधन और एनडीए के बीच में यह लड़ाई है। कुछ प्रेक्षक यह कह रहे हैं कि यह लड़ाई काफी तीखी है। कुछ प्रेक्षक यह कह रहे हैं कि पहले दौर में जो भारी मतदान हुआ है उससे महागठबंधन को फायदा हो सकता है। कुछ यह कह रहे हैं कि इससे एनडीए को फायदा हो सकता है। लेकिन अधिकांश चर्चाओं में प्रशांत किशोर काफी पीछे दिखाई पड़ते हैं, उनकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है। और प्रशांत किशोर की अगर हम दावेदारियों की बात करें, उनकी राजनीतिक यात्रा की बात करें, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जनसुराज पार्टी के गठन से लेकर आज के दिन तक उन्होंने अभूतपूर्व मेहनत की है। इसमें भी कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है कि वे अपने आप में एक प्रेरक व्यक्ति भी नजर आते हैं। एक ऐसे व्यक्ति जिसका कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं था, लेकिन जिसने काफी मेहनत से राजनीति में अपने स्थान बनाने की कोशिश की है और अपनी प्रतिभा के बल पर, आंकड़ों की अपनी समझ के बल पर, जमीनी स्तर पर राजनीति में होने वाले उतार-चढ़ाव की समझ के बलबूते उन्होंने अधिकांश राजनीतिक दलों पर अपना प्रभाव छोड़ा है। और पिछले 1 दशक से ज्यादा समय में जब भी जहां भी चुनाव हुए हैं, वहां पर प्रशांत किशोर को कुछ महत्व दिया गया है। और अधिकांश प्रेक्षक यह मानते रहे हैं कि जिन भी राज्यों में या जिन भी राजनीतिक दलों के साथ प्रशांत किशोर जुड़े हैं, वहां पर उन्होंने एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा है और अधिकांश स्थानों पर उन्होंने संबंधित पार्टी या संबंधित नेता को जीत दिलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह माना जाता है कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सफलता के पीछे प्रशांत किशोर का भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल था। उसी तरीके से माना जाता है कि 2015 में जब लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार एक साथ आए थे, तो उनकी जीत को सुनिश्चित करने में, उनकी रणनीति बनाने में प्रशांत किशोर ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और ऐसे कई सारे राज्य हैं, कई सारे नेता हैं। तो जब प्रशांत किशोर इसके बारे में खुलकर बोलते हैं और ऐसा लगता है कि वो बड़ी-बड़ी डींगे मार रहे हैं, तो असल में उनकी बातों में कुछ तथ्य तो ज़रूर होता है। हम यह नहीं कह सकते हैं कि अगर कोई नेता या कोई पार्टी चुनाव जीतती है, मिसाल के तौर पर अगर ममता बनर्जी चुनाव जीतती हैं पश्चिम बंगाल में, तो उसके पीछे पूरा का पूरा प्रशांत किशोर का ही रोल था। लेकिन निश्चित तौर पे रणनीति बनाने की जिम्मेदारी उनकी थी, तो कुछ श्रेय उन्हें भी दिया जाना चाहिए। तो इस लिहाज से उनकी यह दावेदारी हमेशा सही रही है कि उन्होंने राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रशांत किशोर के साथ जो आकर्षक बात रही है वो ये कि वो पैदल पूरे बिहार में घूमे और उन्होंने अपनी पहचान बनाने की कोशिश की। उन्होंने कुछ खास तरह के मुद्दों को उभारा जिसमें पलायन और बिहार में उद्योग लगाने, बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधारने जैसे मुद्दे काफी प्रमुख रहे हैं। और इन मुद्दों की प्रमुखता को हम इसी से समझ सकते हैं कि धीरे-धीरे सभी राजनीतिक पार्टियां पलायन के मुद्दे पर बात करने लगी और इन विधानसभा चुनाव में यह एक महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में उभर चुका है। और प्रशांत किशोर की जो शुरुआती एक राजनीतिक गतिविधि थी, उसने एक उम्मीद जताई थी, हालाँकि उसके साथ ही हमेशा से ही जो राजनीतिक टीकाकार हैं, वह इस बात पर जोर देते रहे कि प्रशांत किशोर को बिहार में वैसी सफलता नहीं मिल सकती है, जैसे अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में मिली। इसका कारण यह है कि बिहार की राजनीति का ताना-बाना काफ़ी हद तक जातिगत समीकरणों पर टिका हुआ है और प्रशांत किशोर एक ऐसी जाति से संबंधित है जिसका बिहार में कोई खास वजूद नहीं है। काफ़ी कम संख्या में उनकी जाति के लोग बिहार में हैं। हालाँकि प्रशांत किशोर इसके जवाब में यह कहते रहे हैं कि बिहार के लोगों ने नरेंद्र मोदी को वोट दिया है और नरेंद्र मोदी की जाति के भी काफ़ी कम लोग बिहार में हैं। ये तर्क सुनने में आकर्षक लगता है, लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ उनका एक विराट हिंदुत्ववादी पहचान या फिर ओबीसी नेता के रूप में उनकी पहचान ने भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रशांत किशोर अपने लिए वैसी पहचान नहीं बना सके। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज के दिन में प्रशांत किशोर बिहार के हर गाँव में जाने जाने वाले नेता के रूप में खुद को स्थापित कर चुके हैं। और पीछे यानी कि चुनाव आज के दिन से पहले जितने भी चुनाव पूर्व सर्वेक्षण हुए हैं, उसमें जब लोगों से पूछा गया कि वे बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं, तो उसमें से सबसे ज़्यादा मत तेजस्वी यादव को मिले, उसके बाद नीतीश कुमार को मिले और तीसरे नंबर पर
हमेशा ही प्रशांत किशोर का स्थान रहा और कई बार तो प्रशांत किशोर नीतीश कुमार से भी आगे निकल गए। उन्होंने खुद को एक ऐसे युवा नेता के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसे राजनीति की समझ है, जिसे बिहार के मुद्दों की समझ है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि पहली दौर का जो मतदान समाप्त हुआ है, उसके बाद प्रशांत किशोर चर्चा से गायब है? उसका कारण यह है कि प्रशांत किशोर की जो पार्टी है, वह एक मजबूत आधार जो उसे बनाना चाहिए था, वो बनाने में नाकाम रही और ऐसा मान लिया गया है कि प्रशांत किशोर की पार्टी जो लड़ाई लड़ रही है, उस लड़ाई में उसे इस बार विजेता बनने का मौका नहीं मिलने वाला है। तो वह तीसरे स्थान पर यानी महागठबंधन और एनडीए के बाद जो एक तीसरा स्वरूप हो सकता है दलों का, उसमें उसकी भूमिका रहेगी। इसका मतलब यह नहीं है कि वो बिहार के चुनाव में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनने वाली है, क्योंकि हम पार्टियों के आधार पर देखें तो हो सकता है आरजेडी सबसे आगे रहे या भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे रहे, उसके बाद जनता दल यूनाइटेड हो, उसके बाद कोई और पार्टी आए, तो उसमें भी प्रशांत किशोर की पार्टी के काफ़ी पीछे रहने की उम्मीद है। तो इसके पीछे जो मुख्य कारण हम मान सकते हैं वह यह कि प्रशांत किशोर उस जातिगत संरचना को नहीं भेद पाए जो वो भेदने की उम्मीद कर रहे थे। दूसरी बात यह है कि वे इतने मजबूत कैडर नहीं बना पाए जिसके बलबूते पर वे बिहार में पहले से पैठ जमाई हुई राजनीतिक पार्टियों को चुनौती दे पाए। तीसरे स्तर पर हम यह कह सकते हैं कि हमारे देश की राजनीति में कुछ एक ऐसे उदाहरण हैं जहां पर पहली बार चुनाव लड़कर दलों ने सत्ता पर कब्जा किया। असम गण परिषद इसका एक उदाहरण है, तेलुगु देशम पार्टी इसका एक उदाहरण है। आम आदमी पार्टी को सत्ता मिली थी पहले बार के चुनाव में, पर उसे बहुमत नहीं मिला था। तो इस लिहाज से प्रशांत किशोर की उम्मीदें ऐसी नहीं थी कि बिल्कुल ही आधारहीन थी, लेकिन निश्चित रूप से बिहार की जो सामाजिक संरचना है, उसके आधार पर जिस तरह की रणनीति प्रशांत किशोर को बनानी चाहिए थी, वो ऐसा करने में सफल नहीं रहे, कम से कम आज के दिन तक ऐसा लगता है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर वह यह है कि अधिकांश प्रेक्षक यह भी मान रहे हैं कि प्रशांत किशोर की पार्टी 8 से लेके 10% तक वोट हासिल कर सकती है और इन चुनावों में 8 से लेकर 10% तक वोट हासिल करने का मतलब यह है कि वे एनडीए से या फिर महागठबंधन के दलों से कुछ वोट अपनी तरफ खींचेंगे और जो प्रेक्षक हैं उनका यह भी मानना है कि वे यह वोट 2 तरीकों से मोटे तौर पर खींच सकते हैं। एक, वो मुस्लिम मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं और दूसरी तरफ वे उच्च जाति के मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। अब अगर ये स्थिति बनती है कि वे ज़्यादा मुस्लिम मतदाताओं को अपनी पार्टी की तरफ खींचने में सफल होते हैं, तो इसका नुकसान महागठबंधन को होगा और अगर वे उच्च जाति के मतदाताओं को अपनी तरफ खींचते हैं, तो इसका नुकसान निश्चित रूप से एनडीए को होगा। मतदाताओं का एक ऐसा समूह भी है जो शहरी इलाकों में रहता है, जो कुछ हद तक इस तरह की रैशनल थिंकिंग लाने की कोशिश करता है कि जो जाति के आधार पर राजनीति होती है, उससे आगे जाकर हमें बिहार के कल्याण के बारे में सोचने की ज़रूरत है। मोटे तौर पर ऐसे मतदाताओं में उच्च जाति के मतदाता ज़्यादा हैं, क्योंकि उन्हें इस बात से थोड़ी सुविधा भी होती है कि पहचान की राजनीति से आगे जाकर रीज़न की राजनीति हो, यानी कि तर्क बुद्धि की राजनीति हो, यानी कि प्रतिभा की राजनीति हो, क्योंकि उन्हें ऐसा महसूस होता है कि वे इन सब चीज़ों में फिट हो जाएँगे। लेकिन जो हाशिए पे पड़े हुए तबके हैं, उनके लिए पहचान बहुत ही मजबूत है। तो जो लोग ऐसी बात करते हैं, उसमें उच्च जाति के युवा काफ़ी बड़ी संख्या में होंगे। लेकिन अगर ये वास्तव में प्रशांत किशोर की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तो इसका नुकसान एनडीए को होने की संभावना ज़्यादा है। और महागठबंधन को जहाँ सावधान रहने की ज़रूरत है, वह 2 मोर्चे हैं। एक तो एआईएमआईएम का मोर्चा है, जहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने काफ़ी सारी सीटों पर तकरीबन 30 से सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं और उन सीटों पर उनके उम्मीदवार मुस्लिमों के वोट खींचने के लिए तैयार हैं। प्रशांत किशोर ने भी ठीक-ठाक संख्या में मुस्लिम उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हैं। तो वो भी अगर कुछ वोट खींचते हैं, तो निश्चित रूप से इसका नुकसान महागठबंधन को हो सकता है, क्योंकि अधिकांश मुस्लिम मतदाता एनडीए की तुलना में महागठबंधन को या फिर इंडिया ब्लॉक को वरीयता देना चाहेंगे और इस बारे में आम तौर पर सहमति है लोगों के बीच में कि उनके लिए पहली प्राथमिकता महागठबंधन के दल ही या महागठबंधन के उम्मीदवार ही होंगे। तो ऐसे में हम यह नहीं कह सकते हैं आज के दिन में कि प्रशांत किशोर पूरी तरीके से निष्प्रभावी हैं इन चुनावों में। हालाँकि वे सत्ता की राजनीति से थोड़ी दूर नज़र आते हैं, लेकिन एक ऐसी संभावना बन सकती है जब सत्ता की चाबी उनके पास आ जाए।
एक ऐसी संभावना बन सकती है कि उनके 7, 8 या 10 विधायक जीत जाएँ और एक ऐसी स्थिति बने कि हंग विधानसभा है और फिर प्रशांत किशोर के विधायक जिधर जाएँगे उधर की सरकार बनेगी। और अगर ऐसी स्थिति बनती है तो खुद प्रशांत किशोर ने ही एनडीटीवी को अपने साक्षात्कार में यह कहा कि वे अपने विधायकों को नहीं रोक पाएँगे। उन्होंने कांशीराम की पार्टी का उदाहरण दिया और यह कहा कि छोटी पार्टियों के लिए अपने विधायकों को रोक पाना काफ़ी मुश्किल होता है, वे खरीद-फरोख्त का शिकार हो सकते हैं। तो उससे हम यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर प्रशांत किशोर की पार्टी को थोड़ी सफलता मिलती है, उसके कुछ विधायक जीतते हैं, तो बिहार में हंग असेंबली होने की स्थिति में खरीद-फरोख्त के लिए ऐसे विधायकों को तोड़ लेने की घटना हो सकती है। लेकिन ये सारी बातें भविष्य के गर्त में हैं। जो प्रशांत किशोर की राजनीति है, उसके लिए यहाँ से क्या संकेत मिलते हैं? उसके लिए मैं कहूँगा कि कुछ बिंदुओं में हम उन संकेतों को सामने रख सकते हैं। पहली बात तो यह है कि अपने तकरीबन 3 साल के राजनीतिक जीवन में प्रशांत राजनीतिक जीवन में कह रहा हूँ जब वो औपचारिक रूप से पॉलिटिकल पार्टी बनाकर इस राजनीति से जुड़े हैं। उससे पहले भी वे जनता दल यूनाइटेड में थे और राज्यों में चुनावों में भाग लेते रहे हैं, पार्टियों की रणनीति बनाते रहे हैं। लेकिन उसको मैं यहाँ शामिल नहीं कर रहा हूँ। खुद एक राजनीतिक नेता के रूप में जब से वो सक्रिय हुए हैं अपनी पार्टी बनाकर, तब से कम उन्होंने यह सफलता ज़रूर हासिल की है कि आज के दिन में उन्हें बिहार के गाँव-गाँव में लोग जानने लगे हैं। और लोग जो थोड़े बहुत रीज़न के साथ, विवेक के साथ सोचते हैं और भले ही वो दूसरी पार्टी को वोट देते हैं, उसमें सभी जातियों के युवा सम्मिलित हैं, उन्हें कहीं न कहीं ये ज़रूर लगता है कि प्रशांत किशोर जो बातें कह रहे हैं, उसमें कुछ दम तो है, उसमें कुछ बातें काम की तो हैं। और उन्होंने दूसरे स्तर पर कुछ ऐसे मुद्दों को आगे बढ़ाने में सफलता हासिल की है, जिससे बिहार की जो राजनीति है, उसका जो ग्रामर है, उसमें जो बातचीत करने का तरीका है, वह बदला है। अब ठेठ जाति के आधार पर बातचीत करने से सिर्फ काम नहीं बनने वाला है। हर विधायक जो है, वह कुछ सकारात्मक बिंदुओं को सामने रखता है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि इसका पूरा श्रेय प्रशांत किशोर को ही जाता है, पर मैं यह ज़रूर कह रहा हूँ कि इसका एक बड़ा श्रेय प्रशांत किशोर को ज़रूर जाता है, जिन्होंने कुछ खास मुद्दों को राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनाने की कोशिश की। तीसरे स्तर पर प्रशांत किशोर यह साफ तौर पर दिखता है कि भले ही वो चुनाव नहीं जीत रहे हैं, लेकिन वे चुनाव पर एक प्रभाव तो ज़रूर डालने जा रहे हैं। और यह हो सकता है कि 14 नवंबर को बिहार के चुनाव नतीजे आने के बाद प्रशांत किशोर फैक्टर की और ज़्यादा जोर-शोर से चर्चा हो कि इसी फैक्टर ने किसी एक गठबंधन को चुनाव में जीत दिला दी और किसी एक गठबंधन के हार को सुनिश्चित किया। और निश्चित रूप से आज के दिन मैं यह ज़रूर कह सकता हूँ कि प्रशांत किशोर किसी को जिताने या हराने से ज़्यादा अपने अस्तित्व के लिए राजनीति के मैदान में हैं। वे अपने अ, महत्वाकांक्षा के हैं, अपने सपने के हैं, उसके कारण से राजनीति में हैं। लेकिन उनकी राजनीति से, उनके राजनीतिक दाँव-पेच से, उनके राजनीतिक कदमों से किसी न किसी गठबंधन को आज के दिन में फ़ायदा होगा। निश्चित रूप से उन्हें बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा इस लिहाज से नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वे अभी एक सबसे बड़ी खिलाड़ी के रूप में या सबसे प्रमुख खिलाड़ी के रूप में बिहार की राजनीति में नहीं उभर पाए हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि वे बिहार की चुनावी राजनीति पर एक प्रभाव ज़रूर छोड़ने जा रहे हैं। चौथी और आखिरी बात यह है कि इन चुनाव में प्रशांत किशोर का और उनकी पार्टी का प्रदर्शन चाहे जैसा रहता हो, अगर वे इसी दमखम के साथ बिहार की राजनीति में टिके रहते हैं, सही तरह से मुद्दों को उठाते हैं और सामाजिक गठबंधन को भी बनाने का प्रयास करते हैं, तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आने वाले चुनाव में उन्हें काफ़ी अच्छी सफलता मिल सकती है। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर शायद इस रूप में अपने भविष्य की राजनीति को देख भी रहे हैं। हालाँकि उन्होंने पीछे कई सारे इंटरव्यूज़ में यह कहा है कि अगर उन्हें 130 तक भी सीटें मिलेंगी तो वो नाखुश होंगे और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर जनता दल यूनाइटेड को 25 से ज़्यादा सीटें मिल गई तो वो राजनीति छोड़ देंगे, वगैरह-वगैरह। पर राजनीति में लोग इस तरह की बातें करते हैं, तात्कालिक संदर्भ में अपने कैडर्स में जोश भरने के लिए इस तरह बातें करते हैं। लेकिन अगर राजनीति के मैदान में प्रशांत किशोर को लंबी रेस का घोड़ा बनना है, तो आने वाले 14 नवंबर को चाहे जो भी नतीजे आएँ, उन्हें राजनीति के मैदान में टिके रहना होगा और सही तरह से मुद्दों को उठाते रहना होगा और सामाजिक स्तर पर भी एक विजेता गठबंधन बनाने की अपनी कोशिश जारी रखनी होगी। क्योंकि उनके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई सीधा आरोप नहीं है, क्योंकि वे बहुत ही मेहनत करते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि आम तौर पर लोक विमर्श का यह हिस्सा है कि एक सफल व्यक्ति बिहार से जाकर फिर से बिहार में वापस आता है, इतनी मेहनत कर रहा है, तो उसकी मेहनत की लोगों में एक कद्र ज़रूर है। तो इस रूप में वो जो पूँजी इन चुनावों के बाद उन्हें मिलेगी, उसे संजो कर अगर वो आगे की राजनीति करेंगे, तो निश्चित रूप से उनका राजनीतिक भविष्य उज्ज्वल होगा।
आज की अपनी इस चर्चा को हम इसी बिंदु पर विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और बिहार की राजनीति या देश की राजनीति के किसी मुद्दे पर आपसे बातचीत करेंगे। कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करूँगा, वे नई परख चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे कार्यक्रमों को देखें, अपने दोस्तों और मित्रों को इस चैनल के बारे में बताएँ। नमस्कार।